नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनोरमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक नया एपिसोड। मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं मनोरमा। मनोरमा वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल के संपादकों में एक। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस का जो अहमदाबाद में प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर। ये प्रस्ताव सामाजिक न्याय के दिशा में कांग्रेस जो आगे बढ़ी है उसके हिसाब से ये दूसरी बार का प्रस्ताव है। इसके पहले रायपुर कन्वेंशन में 7 मार्च 2023 को कांग्रेस ने, जब वो रायपुर कन्वेंशन हुआ तो वहां जो रिजोल्यूशन पास हुआ उस वक्त से कांग्रेस सामाजिक न्याय के ट्रैक पे आ गई। घोषणा हुई और उसमें एक महत्वपूर्ण, हमने कल भी बात की थी कि उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन को लेकर। कल जो अहमदाबाद में घोषणा हुई है वो सामाजिक न्याय की दिशा में कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोबारा एंडोर्स करता हुआ प्रस्ताव है। लेकिन कुछ सवाल भी देखिए, राहुल गांधी का सीधा असर कांग्रेस पे पड़ रहा है। कांग्रेस बदल रही है। हमने कल बात की थी कि किस तरह से ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, राहुल गांधी लय पाने की दिशा में लगातार सक्रिय रहे। किन मुद्दों के जरिए लड़ा जा सकता है, 2008 से 9 से खास करके जब सक्रिय हुए हैं, और अंततः लगभग 15 साल के भीतर राहुल इस निर्णय पे आए कि सामाजिक न्याय ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए मुकाबला किया जा सकता है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन वो मुकाबला जिस अंदाज में है, जिन मुद्दों के साथ है, जिस वोकैबुलरी में है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और कहां है। रिजोल्यूशन पर बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। लगातार ओबीसी की बात करते हुए क्या सवाल, बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी स्टक है 90s के दौर में, क्योंकि 90 का एक दौर, 90 से पहले 80 का बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में से कांग्रेस के सफाये की बड़ी वजह थी कि 10 सालों में कांग्रेस ने 5 अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर दिए थे और एक दंगा हुआ था भागलपुर में, जो भारत का एक बड़ा चलने वाला दंगा, काफी दिनों तक चलने वाला दंगा, गांव-गांव तक चलने वाला दंगा था। 5 मुख्यमंत्रियों में 3 ब्राह्मण और 2 राजपूत जाति से थे। इस प्रसंग में हमने भी नेशनल हेराल्ड में ये लिखा था कि एक अच्छी बात है कि आप आ रहे हैं और ये आपका एक संकट रहा है कि 80 के दशक में जब पूरे उत्तर भारत में लहर था बहुजन उभार का, उस वक्त आपने उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों ही जगह सवर्ण मुख्यमंत्रियों का सिलसिला झड़ी लगा दी थी, राजपूत और ब्राह्मण मुख्यमंत्री। नुकसान हुआ और अंततः पिछले लगभग 35 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर है। तो जो ये रिजोल्यूशन है, अहमदाबाद का जो रिजोल्यूशन है, वो बेहद महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन है। लेकिन इस वक्त में जब बिहार में चुनाव होने वाला है, इसको भी जरा टेस्ट करेंगे कि कितना संभव है। 2023 में 7 मार्च को जब आप रिजोल्यूशन लेकर के आए तो कितना दूर, कितने स्टेप्स आपने लिए, या कहा जाता है 9 दिन चले 2.5 कोस ही रहा, इस पर बात करेंगे। और यह भी कि जो सामाजिक न्याय का चक्का है 35 सालों में जहां पहुंचा है, वहां उसके साथ आप कितना खुद को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। बहुत पहले 90s के ही दशक में इस आशय का एक लेख छपा था, मुझे लगता है, मैं भूल रहा हूं, शायद रघुवीर सहाय का, या वह उस वक्त भी उन्होंने याद दिलाया था
कि कांग्रेस कहां चूक कर रही है। जो राहुल गांधी ने कहा कि हमने ओबीसी को खो दिया, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और ओबीसी के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समय समय पर टेस्ट करते रहते हैं, बिहार के जिलाध्यक्षों के सूची के जरिए भी टेस्ट करते हैं, लेकिन बात क्या अभी ओबीसी तक ही टिकी हुई है? बात क्या मोस्ट बैकवर्ड की तरफ नहीं चली गई है? बात क्या अति पिछड़ों की ओर नहीं चली गई है? और सिर्फ रिजोल्यूशन या जमीन पर भी कोई मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं राहुल? इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिजोल्यूशन देखते हैं। ये है रिजोल्यूशन जिसके ये देखिए, और सब बातों के अलावा ये है सामाजिक न्याय का मामला। सामाजिक न्याय संकल्प में कई सारी चीजों को चिन्हित किया गया है। एक चिन्हित किया है, और ये कस्तूरी कुंडल बसे का जो मामला है, कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ है जिसके दावे किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उदार होकर करना पड़ेगा। जैसे जब अफर्मेटिव एक्शन के प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट का ये 1951 में वो लिखते हैं कि साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से सामाजिक न्याय की जो पहल कांग्रेस ने की थी, उसकी बागडोर अब कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सामाजिक न्याय के पूर्वोदासी राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में ले ली है। 1951 के जरिए यह सुनिश्चित किया गया था कि एजुकेशन में ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण का दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा कराई गई 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के निष्कर्ष को भी आज तक मोदी सरकार ने प्रकाशित नहीं किया है। ये हाफ ट्रूथ है, इस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1993 में ये कांग्रेस, देश में पिछड़ों के लिए, देखिए 1951 में उन्होंने, मैंने अभी कहा था, कह रहे हैं कि 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज किया तो कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने पहला संविधान, वो जो मैं कह रहा था, और उसमें मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 15(4) जोड़कर आरक्षण का रास्ता, वो जो मैंने अभी कहा। फिर वो कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सितंबर 1993 में दिया। अब देखिए 2-3 फ्लॉज पर भी मनोरमा हम लोग बात करेंगे और बाद में बात करते हैं। सबसे पहले 1951 का प्रसंग तो अक्षरशः सही है, वहां आप पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप 1993 की बात करते हैं तो 2 मेजर चीजें आप छिपा रहे हैं। एक ये कि ये जो लागू किया गया था वो बीपी सिंह जी के जरिए लागू किया गया था। मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं, हम लोग कई बार बात करते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा साहनी मामले में, जो इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट था, तो उसके बाद जब फैसला आया उसके बाद लागू करना अनिवार्य था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है फैसला दे दिया था। क्योंकि बीपी सिंह जी ने जब लागू किया तो लोग कोर्ट गए, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया और तब, लेकिन यहाँ जो फ्लॉ है, 2 चीजों की उदारता की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? एक, जब इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास में आप अपनी गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं, तो एक तो बीपी सिंह को इसको श्रेय क्यों नहीं दे रहे आप? हम लोगों ने कल रात में भी बात की थी। दूसरा, जैसे जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं वैसे पीवी नरसिम्हा राव का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? वो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव का 1993। और शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात है तो अर्जुन सिंह का भी नाम जो है, क्योंकि वो उस पर आगे आते हैं। जी बिल्कुल, हम एक एक करके इनके कल के प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। जी मनोरमा। नहीं, मैंने वही कहा, अभी आप उन सब की बात कर रहे थे, तो ये है कि मतलब हर कोई जानता है कि बीपी सिंह ने इसको लागू किया था। इसके ऊपर पूरी राजनीति जो है बदली भारत की, मंडल और कमंडल के नाम से। जब ये पूरा दौर, उसके बाद से हम आज भी देख रहे हैं उसका असर, आज भी राजनीति वहीं पर केंद्रित है। हाँ,
जाति जनगणना जब आया तो उसके बाद से ये बोल, उसके बाद से हुआ कि मंडल 2 है, क्योंकि 50% आरक्षण को अब राहुल गांधी जो है उसको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं लगातार जो है। और जाति जनगणना जहां भी हुआ, बिहार में खास तौर पर इससे हुआ था, इस उसके केंद्र में ये था कि इसके आधार पर जो है आगे प्रतिनिधित्व सभी जगह में, चाहे शिक्षण संस्थान हो, नौकरी हो, तमाम जगहों में इसको किया जाएगा। तो ये जो है वो सेकंड मंडल कहा गया। लेकिन उस वक्त में तो बीपी सिंह ने उसको लागू किया था, और उसके ऊपर जो है पूरी तरह से किस तरह से भारत में जो माहौल हुआ था, जिस तरह की आत्मदाह और इस तरह की घटनाएं तमाम, और उसके ऊपर मतलब लगातार जो है भाजपा का जो है एक हमला उस पर हो रहा था, इस मंडल की राजनीति पर। तो और उसी समय में ये केस भी हुआ। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रास्ता साफ हुआ, उसके बाद ये लागू। तो ये जो है इसकी पृष्ठभूमि है यहाँ पर। तो इसमें नायक आते हैं दो, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, लेकिन उससे बड़े नायक जो है वीपी सिंह आते हैं। जब भी मंडल की बात होगी और ये उसके तहत ओबीसी के आरक्षण की बात होगी, तो वीपी सिंह का नाम लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और बीपी सिंह का नाम ना भी लें तो जब आप 1993 की बात कर रहे हैं तो पीवी नरसिम्हा राव, जैसे आपने 1951 में बात की जिसकी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप जब 93 की बात करेंगे आरक्षण लागू करने को लेकर के तो उसकी बात करनी पड़ेगी। और जब 50% कैप की बात कर रहे हैं तो आपको इंदिरा सहनी की, ये सुप्रीम कोर्ट की भी बात करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्रावधान किया हुआ है। कुछ चीजें आप रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मनोरमा एक बात और है, देखिए एक दो टिप्पणियां आ रही है, पंकज वर्मा की अच्छी टिप्पणी है वो लेंगे बाद में, और भी कपिल कपूर भी कई सारी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओबीसी के फॉर्मेट पे जा रहे हैं लगातार, एक बार अति पिछड़ा बोला है उन्होंने, लेकिन एक तो अति पिछड़ा समाज के हितों और प्रतीकों से कांग्रेस आपको क्या जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है? जब बात वो करते हैं मंडल की या अपनी गलतियों की, तो जो मुहावरे हैं उनके, एक बड़ी अच्छी बात है, आगे हम लोग उसमें देखेंगे कि उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग कम से कम किया है। कल हम लोग शाम में जो बात कर रहे थे तो उस पर आए हैं, माइनॉरिटी और उन्होंने कहा स्पेशली मुसलमान, उस पर आएंगे। लेकिन फिर भी शब्दावली में पसमानदा, अति पिछड़ा, ये दोनों इस स्पेस पे कांग्रेस क्यों हिचक रही है मनोरमा? जी, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके काम हो रहा है। मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस ने समझा है इसको कि कहाँ कहाँ पर, क्योंकि बात इसकी नहीं थी कि आप सिर्फ सत्ता से बाहर है, आप लगातार आपका पैन इंडिया जो है, आपका वोट शेयर, तमाम चीजें जो घट रही थी, उसके बाद राजनीति एक नए फोल्ड में आई हुई है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भी जो है वो आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा या सोशल इंजीनियरिंग और तमाम चीजें, और बाबा साहब अम्बेडकर को की विरासत को भी वो अपने उसमें ला रहे हैं। तो इन सब का मुकाबला करने के लिए आप वो राजनीति नहीं कर सकते जो पहले राजनीति होती रही। और वैसे भी ये नहीं है कि कांग्रेस के परंपरा में ये नहीं रहा, तमाम चीजें होती रही हैं, लेकिन उस चीज को क्लेम करना या उस पे राजनीति को केंद्रित करना, ये नहीं हुआ था कांग्रेस का, जैसे अभी राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे पहले की कांग्रेस में कभी ये नहीं कहा गया कि वो सोशल जस्टिस पे काम करेंगे, समाजवाद उनका था, गरीबी हटाओ, इस तरह से इंदिरा गांधी के समय में था, ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन सोशल जस्टिस पे काम करना है, ये अभी राहुल गांधी इसको ले रहे हैं और इसको एक शब्दावली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, शब्दावली की बात है। हाँ, पारंपरिक रूप से चूंकि वो उसमें नहीं रहे हैं और ना ही उनकी उसमें विरासत में भी आया, तो वो एक क्या बोलते हैं कि अभी सहजता वो नहीं आई, जो सहजता जिस तरह से अखिलेश यादव को हासिल है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को हासिल है, उस तरह से राहुल गांधी को वो हासिल नहीं है। वो अभी उस भाषा शैली को सीख रहे हैं, अभी उस मुहावरों को सीख रहे हैं वो, और उसको धीरे धीरे करके ला रहे हैं। तो ये एक दिक्कत हो सकती है कि आप उन्होंने वहां से उसको नहीं, उनकी उसका हिस्सा नहीं है, मतलब उनके बनने का, जो उनकी वैचारिकी बनने का हिस्सा नहीं रहा है वो,
तो संभवतः ये दिक्कत, वो एक इंक्लूसिव बात है। जैसे राजीव गांधी ने जब मंडल पे बहस हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि मतलब कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी। तो आप समझ सकते हैं वैसे कोई बुरी बात नहीं है कास्टलेस सोसाइटी की बात करना, हम राहुल गांधी को भी निर्जात कहते हैं। लेकिन अब जो माफ भारतीय करिएगा, मैंने मुझसे के गाइड का एक कमेंट डिस्प्ले हुआ, चारा खाया आदि इत्यादि, पता नहीं किस दिमाग से कहाँ बैठे लोग होते हैं। ओहो। और खैर, लेकिन बाकी तो यूनिवर्सिटी और आदि की बात कर रहे हैं वो, मैंने वहां देख करके, लेकिन जी सॉरी जी, हाँ मनोरमा। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे राजीव गांधी ने कहा था वो कि कास्टलेस सोसाइटी की बात की, तो आप समझ सकते हैं भारत के संदर्भ में कास्टलेस सोसाइटी की बात करना, खास तौर पे जब अधिकारों की बात हो, राजनीति में उनको उनको प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर मतलब कि नौकरियों में या सामाजिक रूप से उनके उत्थान की बात हो, तब ये बात बेमानी हो जाती है। कास्टलेस सोसाइटी उनके लिए लेकिन नहीं है लेकिन आपको जिनको। कब, देखिए, जब जब लड़ाई इतनी आर पार की छिड़ी हुई है और पॉलिटिकल सोल्यूशन के बिना, भाई पुष्यमित्र सुंग आए, तो पुष्यमित्र सुंग का शासन हुआ तो बौद्धों बौद्धों का शासन प्रभाव पूरी तरह रुक गया। तो आपको जब पॉलिटिकली उसमें आना है, सत्ता में आना है, तो वैसे में कितने दिनों तक आप सीखते रहेंगे? ये एक मेजर मसला है ना। जब आप बात करते हैं, इतना भी पॉलिटिकल पार्टी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है कि वो सीख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, और कांग्रेस जैसी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, नहीं, संकट यहाँ कहाँ पे है? एक और दिक्कत है संजीव जी, यहाँ पे एक और दिक्कत है कि आप गठबंधन को लेकर के भी चल रहे हैं, और खास तौर पर यूपी बिहार में तो उस गठबंधन का बहुत ज्यादा मतलब है, जो सोशल जस्टिस की प्रतिनिधि पार्टी जिनको कह सकते हैं उनका। तो लेकिन यहाँ पर जो अलग चलने की बात है ना, ये मुझे रणनीतिक रूप से गलत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका खामियाजा कहीं ना भुगतना पड़े, क्योंकि एक एक लेंथ पे, एक लाइन लेंथ पे इनका आना और काम करना, ये ज्यादा बेहतर कम से कम अभी के समय में होगा। और कांग्रेस को उसकी विश्वसनीयता भी देगा सोशल जस्टिस के जो का मसला है, या जो ये वैचारिकी है उसको लेकर के, क्योंकि आप जान रहे हैं आप वो वैचारिकी कहीं से ले रहे हैं। तो जिन पार्टियों की विरासत है, या जिनका जिनका जन्म ही इनसे हुआ है, सोशल जस्टिस के मसलों पर हुआ है, और वो आपके सहयोगी भी हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये रणनीतिक रूप से जो है वो एक गलती हो रही है। या मतलब मुझे यहाँ पे ये कमजोर कड़ी लग रही है कि आप उन पार्टियों के साथ अलग से बात कर रहे हैं। मतलब जबकि एक ऐसा एक हॉस्टिलिटी क्रिएट करना, हम कल इस पर और हाँ, बात करेंगे, हॉस्टिलिटी। पप्पू यादव हाँ, प्रसंग में भी बात करेंगे। आप धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि एक राइवलरी, जो जो मुहावरे बीजेपी के लोग क्रिएट कर रहे हैं, उन मुहावरों को ये मिल रहा है। इसी में अब आप देखिए मनोरमा, आगे कह रहे हैं सोशल जस्टिस के मसले पे, और वो ये है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की जब बात होती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये रिजोल्यूशन 2024 के उसमें भी था, रायपुर कन्वेंशन में भी था। तो आपने इतने दिनों में किया क्या? ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है, कई सारे राज्यों में आपकी सरकारें रही हैं, आपने वहां क्यों नहीं दिया? ये सवाल उठेगा। और दूसरा, क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जब आप बात करेंगे, पंकज वर्मा कह रहे हैं केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार के नागरिकों की सहभागीदारी से चलना चाहिए, ताकि जो नागरिकों की जेब में पैसा, मतलब इसके पहले उन्होंने एक बात और कही थी, ये सवाल ये बनता है, और वो ये है कि हम समाज में यह भाव क्यों नहीं पैदा कर पाते कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सस्ता और सभी के लिए सुगम रूप से उपलब्ध, प्राइवेटाइजेशन बंद। तो जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब की जगह शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो दो तीन चीजें मनोरमा, एक तो अर्जुन सिंह जो आप कह रही थी, उनकी बात करनी होगी, नहीं किया है इन्होंने। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, सिर्फ सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, सिर्फ राजीव गांधी का नाम लेते हैं, कैसे चलेगा? एक आप पर जो आरोप है कि एक परिवार की पार्टी है, तो दिक्कत तो होगी ना। अर्जुन सिंह की एक तो चर्चा नहीं है, दूसरा जब प्राइवेटाइजेशन का प्रसंग होगा तो भी साथ साथ उठ जाएगा। शिक्षा के सरकारीकरण, शिक्षा सबको समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही मनोरमा? ये सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाएगा। जी बिल्कुल। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनने की भी बात तो है, कपिल सिब्बल के समय की बात है ये, जब इसके लिए रास्ता खुला, और प्राइवेट जो है कॉलेजेस या ये सब बनने लगे, तो ये तमाम चीजें हैं। और हाँ, हाँ, मैंने कहा कि
जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रास्ता खुला वो भी तो मतलब कपिल सिब्बल के समय की बात है, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब तब इनके लिए रास्ता खुला था। लेकिन अभी तक काफी लंबे समय से बात, मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा हो चुका होगा, जब इसमें गंभीरता से मतलब कि प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन की बात की जा रही है। लेकिन ये भी है कि आप देखिए कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तमाम स्टेट्स में, वो अक्सर जो है बहुत उनके पैसे वाले लोगों के, कॉर्पोरेट के या पैसे वाले लोगों के हैं, जिनका की राजनीतिक वो भी होता है। तो एक पूरी की पूरी लॉबी भी है जो इसको रोकने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो सबसे पहले इन सब ये आपस में जो है इनके अपने हित भी टकराते हैं, और संभवतः ये एक बड़ी वजह है कि आप नौकरियों को लेकर के बात करते हैं, प्राइवेट में नौकरी के आरक्षण में एक बात होती है, तो वो फिर भी उसके लिए समझ में आता है कि उसके कुछ दूसरे पक्ष हो सकते हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों में और चाहे हॉस्पिटल्स में, ये दो जगह में जो है वो चाहे गरीबों के लिए जो है वो स्थान, क्योंकि सरकार उनको कम पैसे पे जमीन देती है, लीज पे जमीन देती है, और बहुत सारी अलग सुविधाएं देती है जब कोई शिक्षण संस्थान बनता है या हॉस्पिटल बनता है, तो इसमें जनता का स्टेक होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि दोनों में ही तो ये उनके आपसी जो है वही तो और इच्छा शक्ति की बात है, जिसकी वजह से अभी तक ये जो है इन सब संस्थानों में आरक्षण अभी नहीं है। बिल्कुल। तो ये है, अब देखिए दूसरा एक रिजोल्यूशन है, देश का सद्भाव सर्वधर्म संभाव। इस पर बात करें। कल हम लोगों ने रात में एक बात जरूर की थी कि आपके चूंकि इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जिनको इससे मतलब नहीं है, आपका जो प्रवक्ता ग्रुप है वो उसका चेहरा जो है उसमें इंक्लूजन नहीं है, तो इसके कारण बहुत सारी संकटें आती हैं। उस पॉइंट पे बात करेंगे। एल.एस. पटेल या ए के सिंह, ये सॉरी ए के गुजरात के जो साथी जुड़े हैं, कल हम लोगों ने गुजरात पे रात में बहुत फैक्चुअल बातें की थी। अनीस उत्पल अनीस थे, तो उसमें मेरा आग्रह ये है अपने आउटसाइड पैनलिस्टों से कि किसी तरह के उस पर बात करने की जगह, मतलब सीधे रेट्रिक में जिंदाबाद के शैली में फैक्चुअल बात करते तो ज्यादा अच्छा था। जैसे कल जो गुजरात के बारे में कहा गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एल.एस. पटेल साहब कि यदि उसमें कोई गड़बड़ बातें हैं तो उसमें आप फैक्चुअली करेक्ट करिए। जो भी जहां से, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो फैक्चुअल प्रॉब्लम यदि हमारा है तो उस पर जरूर आप हमें करेक्ट करें, लेकिन सिर्फ ये जिंदाबाद वाली शैली से बात नहीं बनेगी। ये मनोरमा उसमें उन्होंने जो बात कही है वह है, ये देखिए इसमें जो थर्ड पैरा है वो कहा जा रहा है, कभी धर्म के आधार, भाजपा सरकार और उसके संगठन सत्ता, स्वार्थ व वोट की राजनीति के लिए देश की इस मूल भावना को तोड़ने पर आमदा है। कभी धर्म के आधार पर लड़ाई, तो कभी भाषा के नाम पर विभाजन, कभी उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई, तो कभी जाति के नाम पर बंटवारा। अल्पसंख्यकों विशेषतः मुसलमानों व ईसाइयों पर हमला करवा सत्ताधारी धार्मिक टकराव व बंटवारे को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहां उन्होंने मुसलमानों की बात सीधे सीधे की, एक अच्छी बात है, चिन्हित किया है। लेकिन कल भी हमने बात की कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं है क्या? यदि आप बिल्किस बानो को बुला लेते, मिल लेते, यदि आप जाकिया जाफरी को मिल लेते, तो क्या ज्यादा संकेत नहीं जाता? कांग्रेस राहुल गांधी के रास्ते पे आने का संकल्प करती हुई सिर्फ दिखाई पड़ती है, आती हुई तो नहीं दिखाई पड़ती, और ना राहुल गांधी इसको इन्फोर्स करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मनोरमा, इसीलिए आज हम, आपको शायद पता ना हो, हमने थंबनेल रखा है, आइए राहुल गांधी की प्रशंसा करें लेकिन सवाल भी करें। तो जो साथी हैं उन प्रशंसा भी सुने और सवाल भी सुने। मनोरमा जी, तो राहुल गांधी के साथ जो है कल कल बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कैसे राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है, और जहाँ पे वो सहजता भी दिखती है, प्रोटोकॉल होता है, एक तो सुरक्षा का भी मामला है, ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा कुछ अपनी तरफ से भी आप रास्ते में वो मिलते हुए सहज दिखते हैं, लेकिन रीच जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड उस मामले में है कि मतलब वो एक तय है, एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल एक बड़ी चीज है, वो तो है ही है। वो तुरंत जाकर किसी से, कोई तुरंत जाकर उनसे नहीं मिल सकता है, एक सिक्योरिटी की पूरी वो होती है, उसके बाद ही मिल सकता है, ये चीज है। तो और दूसरी बात जो हम लोगों ने कल मतलब दो मुद्दों पर चाहा कि राहुल गांधी, ठीक है रेजोल्यूशन में ये सारी बातें हैं,
लेकिन वो अपने जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब वो बात रख रहे थे, तो इसका असर कुछ और होता, जो कि बिल्कुल एक एनवायरमेंट वाले इशू पे भी जो यहाँ पे, हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि देखिए इसको जितना इसको जगह मिली है उतना हासदेव में इससे कई गुना बड़ा जंगल काट दिया गया है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं किया गया है। जब जब भूपेश बघेल थे तब वो फिर भी आ रहा था, लेकिन अभी देखिए जब जब भूपेश बघेल के टाइम में तो अडानी से बाजफ्ता बातचीत हो गई थी, फिर रुका। तो वो रुका, अपना काम करते रहते हैं बेचारे, राहुल जी बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी अलग चलती रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हासदेव का मामला उस समय भी आया, लेकिन आप देखिए कितने चुटके से काम हो गया, जबकि उसमें रिजीम बदला छत्तीसगढ़ में, तो वो उस तरह से नहीं उस मामले को हासदेव में जिस तरह से कहीं बड़े स्तर पे जंगल कटा है, वहां कहीं बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ है, कहीं बड़े स्तर पर सब कुछ हुआ है, तो वो जो है, आप इस टिप्पणी पर हंस रहे हैं। लेकिन लेकिन मनोरमा, हम तो पटेल, कम से नीरज पटेल जी को सीरियस मानते हैं, एके को भी सीरियस मानते हैं, लोग दोनों गुजरात से हैं। मेरी उम्मीद थी कि कल जब अनीस से इतने डिटेल ढंग से सब बातें बता रहे थे, तो उसकी बात करिए, उसको काटिए। जैसे त्यागी जी ने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग सब गड़बड़ ही बात करते हैं, तो क्या गड़बड़ करते हैं ये बताइए। नहीं, लेकिन आप लोग ये एल.एस. पटेल भी जो कह रहे हैं, क्या वो सहमत नहीं होंगे कि कल हम सुनना चाह रहे थे कि वो इस मसले पर भी बोले, और जो मुसलमानों वाला मसला खास तौर पे गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से गोधरा करके मोदी ने अपनी राजनीति शुरू की है, तो वहां पे ये और बिल्किस बानो का तो मामला, जकिया जाफरी का मामला, ये सब प्रतीकात्मक है जो मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह से एक माहौल बना है। स्टेट जो है एक एक दुश्मन की तरह से काम किया है अल्पसंख्यकों में, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। तो यहाँ पर जो है एक राजनीति किस तरह से जवाब दे सकती है या विकल्प बनती है, उसको वहां पे उन्हें रखना चाहिए था। तो ये दो मामलों में राहुल गांधी ने वहां पर बहुत सख्ती से या बहुत दृढ़ता से कोई बात नहीं की, इसकी कमी हमें महसूस हुई। दूसरी बात है, जो एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ऑल्टरनेट क्या होगा बहुत सारे चीजों का। जब आप बात करते हैं तमाम जो भी सुधार है या विकल्प देने की, तो ऑल्टरनेट की कमी हमें खल रही है। हम लोग उस तरह के लोग नहीं है कि मतलब आप बोलें कि अंधी प्रशंसा करें, अंधी आलोचना करें, और वैचारिकी से हम अभी हमारी वैचारिकी इसी तरफ की है, ठीक है, जो हमारा टैगलाइन भी है, ठीक है, उस टैगलाइन के हिसाब से हमारी वैचारिकी सोशल जस्टिस की तरफ में, हमारी वैचारिकी जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ये सब चीज निष्पक्षता नहीं। लेकिन देखिए, एल.एस. पटेल ने अभी सही बात कही, जैसे उन्होंने कहा कि पार्टी अधिवेशन होता है, पब्लिक कॉन्टेक्ट नहीं। इसमें मेरा जवाब ये है, कुछ मनोरमा आप जवाब देना चाहें तो दे, नहीं तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जी नहीं, आप दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं बस अपनी बात पूरी कर लूं कि अपनी बात पूरी कर लूं कि आप विकल्प आपको चाहिए सब चीजों का, आप आर्थिक मॉडल का भी विकल्प चाहिए, तो उसके बारे में बात कम हो रही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के पास ये है तो इसको लेकर के आना चाहिए। जो संविधान रक्षा सम्मेलन या हो रहा है वो सब, उसके साथ साथ में ये सब भी होना जरूरी है कि वैकल्पिक क्या व्यवस्था इनके पास है। बिल्कुल। और देखिए, उसमें निश्चित तौर पे पंकज जी, हम लोग वो मुद्दा उठाते रहेंगे। देखिए, अधिवेशन तो निश्चित तौर पे अधिवेशन होता है, लेकिन वहां कुछ रिजोल्यूशन हुए। जैसे पटेल से हमें जुड़ना है, तो जब पटेल से आपको जुड़ना होगा, तो कल जो अनीश जी कह रहे थे कि अमित शाह ने आपके एक नेता को चुरा लिया जो कोऑपरेटिव के जनक रहे हैं, तो आपको पटेल साहब से जुड़ना यानी आपने पटेल साहब को छोड़ा था, एक तो ये अर्थ होता है। रिक्लेमिंग पटेल है, रिक्लेमिंग नेहरू का भी मामला है। और दूसरा कि यदि पटेल साहब से जुड़ने का अर्थ होता है, एक पैकेज है कि कांग्रेस के उन तमाम नेताओं, जैसे हमने अभी चिन्हित किया कि आपने बात तो की नरसिम्हा राव की, लेकिन नरसिम्हा राव का नाम लेना नहीं उचित समझा, जो आपका आपने 1993 की कांग्रेस सरकार की बात की। बिल्कुल, आपने अर्जुन सिंह की बात नहीं की, जबकि आप उसी संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 1993 में संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, अधिवेशन में प्रतीक होते हैं, जैसे गांधी जी का प्रतीक लिया गया, पटेल का प्रतीक लिया गया, तो वैसे ही जाकिया जाफरी एक गेस्ट हो सकती थी। जब आप बात गांधी जी के पोते की कर रहे हैं, तुषार गांधी की कर रहे हैं, तो उससे एक मैसेज जाता है पटेल साहब जी। ये अरविंद त्यागी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि पटेल साहब, वो चूंकि बहुत दिनों से अरविंद जी हमारे यहाँ आते हैं, वो
एके और वो, और इसलिए बहुत सारे हम लोग का अपना रिश्ता हो जाता है। इसीलिए हम लोग उनको दर्शक नहीं मानते, आउटसाइड पैनलिस्ट मानते हैं। और हम लोगों ने टर्म भी दिया है और वो आउटसाइड पैनलिस्ट के तौर पे कंट्रीब्यूट भी करते हैं। हम और भी देखिए, रिजोल्यूशन में तो बहुत सारी बातें हैं मनोरमा, लेकिन हम लोगों ने हम लोग बात कर रहे हैं अब सिर्फ ओबीसी पे जब आप केंद्रित होते हैं तो जो झारखंड का प्रसंग है, वहां क्या हुआ, वहां कांग्रेस एक कमजोरी की तरह उभर रही थी, अंतिम दिनों तक चीजों को लटकाए रखना। बिहार में भी जब आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 4 यादव अध्यक्षों से बढ़ाकर आपने 5 यादव अध्यक्ष कर दिए, और पप्पू यादव को आप लेकर के आ रहे हैं। कल हम लोग डिटेल पप्पू यादव पर बात करेंगे, लेकिन इससे एक कन्फ्रंटेशन भी आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लग रहा है कि ये सब जब चीजें हो रही हैं तो आने वाले दिनों में जो पॉलिटिक्स खुलने वाला है वो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से टकराव की पॉलिटिक्स होने वाली है मनोरमा? जी, थोड़ा सा बिहार में तो थोड़ा सा अभी पिछले दिनों में इसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और जो हमने 2-3 दिन पहले बात भी की थी कि फिर मुलाकात हुई, और जो एक पूरी तरह से कम्युनिकेशन खत्म जैसा लग रहा था पिछले कुछ महीनों में, जब से कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी थी बिहार में, तो फिर उस गैप को जो है भरने की कोशिश की गई। और जो तेजस्वी और बाकी जो कांग्रेस अपने अपने अपनी जमीन को पाने की कोशिश करी, यहाँ पर भाई ये कमी जो इसकी पहले भी मैंने इस टिप्पणी में बोली है, ये एक कोऑर्डिनेशन या जो एक सिंक करता है, एक एक लाइन लेंथ पे चलने की बात होती है, क्योंकि गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये हकीकत जानते हैं कि अकेले आप बिहार में नहीं कर पाएंगे। अभी अभी इतनी मजबूती में कांग्रेस अभी तो आप अपनी जमीन को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है पिछले कुछ दशकों में, तो आप उसको पाने की कोशिश करें। तो ऐसे में जिस गठबंधन के साथ हैं उसके साथ एक लाइन लेंथ पे चलना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अभी आपको मजबूती भी देगा, ऐसा नहीं है कि आपको मजबूती नहीं देगा। तो एक जो है लगातार वो, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर काम करना चाहिए। अगर अगर ऐसे ही रहा कि आप उनको दूसरी दिशा में जाने देंगे और खुद दूसरी दिशा में जाएंगे, जबकि आप दोनों के मुद्दे एक हैं, आपने आप क्लियर भी कर दिया कि सवर्ण वोटर को आप बिहार में टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक, इन्हीं वोटों पे आप निर्भर कर रहे हैं। तो जब तक कि आप एक ये भी सच है कि मतलब अगर कांग्रेस का अस्तित्व होगा तो रीजनल पार्टी जो भी है, आरजेडी जैसी पार्टी, उनके अपने अस्तित्व पर जो है उनको भी एक जो है थ्रेट लग रहा होगा, क्योंकि वो उसी की जमीन पर खड़ी होने वाली है। तो अभी और वो खड़ी नहीं हो रही है, बुली कर रही है। बुली करना इस सेंस में कि पप्पू यादव को लेकर के टकराव है, पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, और पप्पू यादव को अतिरिक्त इंपॉर्टेंट, खैर उस पर कल बात करेंगे हम लोग। ज्योति का एक कमेंट लेते हैं, और देखिए यार त्यागी जी, यहाँ जो एके, यदि एल.एस. पटेल गुजरात से नहीं है तो एके जरूर गुजरात से हैं। इनके डिस्कशन को देखते हुए हम लोग, हो सकता है कि हमने पटेल साहब के बारे में भी गलत अंदाजा लगा लिया हो, लेकिन एके और ये लोग चूंकि गुजरात से किसी का एक क्लेम है, तो इस लिहाज से कोई अंदाज का मामला नहीं है, मिस्टेक का मामला हो सकता है। ज्योति कह रही हैं कि पटेल भाई ऐसी चर्चा सुनने का मन नहीं करता, लेकिन सुनना पड़ेगा ज्योति, सुनेंगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि भयानक थंबनेल के साथ राहुल गांधी ने बोला और कांपने लगे मोदी, कांपने लगे अमित शाह, ऐसे थंबनेल के साथ जो बातचीत होती है उससे बचना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। और आप बात सुनेंगी, आप यदि आपको लगता है कि इस देश में बदलाव होना है तो उस देश के बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। हम सब भी एक प्रेशर समूह की तरह काम करते हैं। हम सब जो लिख रहे थे, मैं कांग्रेस के ही इसीलिए कई जगह लिखते रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं मनोरमा कि वहां डिटेल में हम लोगों ने बताया कि कैसे कांग्रेस ओबीसी के से अलग हटी तो उसका नुकसान हुआ है। आज राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं। तो ज्योति हो या एल.एस. पटेल हो या एके हो या जो भी हो, ये सब यदि आप बात करेंगे तो उसका, इसीलिए आज हम लोगों ने विषय ही रखा था, आइए राहुल की बात करें, राहुल की प्रशंसा करें, लेकिन सवाल भी बेहद जरूरी है। मनोरमा, जिस पर कुछ आप कहना चाहेंगे जो हमने एड्रेस किया इन्हें? जी बिल्कुल, बदलते समय में जो है राजनीति को, कांग्रेस को अपनी राजनीति को बदलना ही होगा। राहुल गांधी ने कम से कम इसकी पहचान की है, लेकिन थोड़ा उनको मतलब जरूरत है अभी इस
इस वैचारिकी को ओन करने की भी जरूरत है। एक मतलब एक अच्छी अच्छी बातें करना अलग होता है, लेकिन जब आप ओन करते हैं, उसमें रचते पकते हैं, तो फिर वो आपके हर एक एक्शन में दिखता है। आप एक बार, कैसे हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे स्त्री काल में ही बात करते हैं, तो हमारा एक लेंस होता है। हम एक टिप्पणी को भी उसके नजरिए से अगर हमसे गलत फ्लैश हो जाता है, तो उसके लिए भी हम तुरंत हमारा जो है खेद हम माफी हो। व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हम अपने उस लेंस में रहते हैं। तो ये एक चीज है जो कि किए जाने की जरूरत है। आप कितना भी अगर बोलते हैं कि आप ठीक है गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, या और वो गरीब ज्यादातर जो है संसाधनहीन लोग, आपको पता है अति पिछड़े दलित और इन सब में आते हैं, तो फिर उसके लिए एक समेकित जो है हर वक्त का मतलब हर एक चीज में उनके उस बात का होना चाहिए, उसका समावेश होना चाहिए, नीतियों से लेकर के। और आप बिल्कुल जब अपनी बिल्कुल। पार्टी को कर रहे हैं या संगठन में के स्तर पर कर रहे हैं, तमाम जगहों में उसका समावेश होना चाहिए। तो ये चीजें ये दो हैं, मुझे लगता दो है चीजें। ये आते आते ये अभी बिल्कुल थोड़ा सा और साधने की जरूरत है। हालांकि देखिए लगातार थोड़ा सा बेहतर कांग्रेस में जो 69% से ऊपर 68-69% था सवर्णों का जो है, उसमें भी खासकर एक जाति का, तो धीरे से थोड़ा सा उसको कम करके 52 अब 53 बिल्कुल पे लेके अब एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, उनका कोशिश की बढ़ा गई है। है। हाँ, हाँ मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि आज आज किसी पद कोई मुझे फोन करके बोल रहा था, मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत डिटेल पुष्परंजन जी ने व्याख्या की है जो हम लोगों की लाइन पे, कि आपको मुश्किल बहुत आएगी, आपके कैडर की मुश्किल आएगी। नंदलाल जी जो कह रहे हैं इस सवाल को एड्रेस करेंगे हम लोग। एक बात और थी एल आर भारती की, और वो ये है कि सिर्फ खोखले नारों से वोट बैंक में एकदम से शिफ्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही, नंदलाल जी बहुत मौजू बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे कौन होता है, नेता या पत्रकार। नेता को पत्रकारों द्वारा बताए अनुसार चलना चाहिए कि पत्रकार को नेता के कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। मेरे एलआर हिसाब से भारती नेता आगे होता एलआर है। भारती जी, हाँ आप पहले बोल लीजिए। मेरे हिसाब से नेता आगे होता है। नेता युग को प्रभावित करता है, युग को तय करता है। नेता का अर्थ हर आदमी नेता नहीं होता है। लोहिया नेता होते हैं, अंबेडकर नेता होते हैं, जवाहरलाल नेहरू नेता होते हैं। नेता वह होता है, बीपी सिंह नेता होते हैं, शरद यादव नेता होते हैं, लेकिन हर विधायक हर सांसद नेता नहीं होता है। एक बार तो ये जी सही कह रहे हैं आप, एक नंदलाल जी, कि नेता ही चीजों को करते हैं, पत्रकारों को उसका एक विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम सब की एक दूसरी भूमिका भी होती है। आप एक नागरिक के तौर पर, आप यदि सोचने समझने वाले, आपके समाज ने आपको सरप्लस समय दिया है, आप जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग खेतों से संसाधन उत्पन्न कर रहे हैं, वो आपको सरप्लस समय दे रहे हैं चिंतन करने के लिए। तो आप अपनी चिंताएं और चिंतन भी नेता तक पहुंचाते हैं, नेता वहां से तय करता है। लेकिन नेता जो कर रहा है सब कुछ महान कर रहा है ऐसा भी नहीं होता, विश्लेषण इसलिए भी। जी तो ये है, लेकिन एक वाक्य में नेता निश्चित तौर पे बड़ा होता है। जी, आगे मैं आगे एलआर वही भारती तो कह रहे थे कि शिफ्ट नहीं होता वोट तुरंत से। मैंने वही बात मैंने कही उसके पहले कि आप अचानक से नहीं कर सकते हैं, कि उसमें रचना पकना होता है और उसको ओन करना होता है। तो आप सोशल जस्टिस की अभी बात कर रहे हैं, और तो सोशल जस्टिस ऑलरेडी दूसरी पार्टियों के का हिस्सा रही है, उनकी वैचारिक, चाहे आरजेडी हो चाहे इधर समाजवादी पार्टी हो यूपी में, तो उनका अपना एक वोट बैंक बना हुआ, वोट आधार बना हुआ, उसको अपने बिल्कुल। पाले में हाँ करने के लिए एक तो ये भी है, ये अभी बहुत ही मुश्किल स्थिति है, इतनी आसान स्थिति नहीं है। एक आप उसके आपके और सहयोगी भी वही अब है। हाँ बिल्कुल, और राहुल गांधी या उनके मैनेजर यदि उत्साहित हो रहे हैं टाउन हॉल्स के जरिए, तो उन्हें शायद नहीं पता कि उनके सारे टाउन हॉल में बिहार में भी या दूसरी जगहों पे भी दूसरे दलों के बुद्धिजीवी ज्यादा होते हैं। ये जरूर है कि एक माहौल बनता है। ये पंकज वर्मा सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा संकट है ये, और ये बचपन से लेकर के अब तो कॉलेजेस का प्रसंग है, तो वो यूनिवर्सिटीज का प्रसंग है। तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया रख लीजिए आप, ये स्थिति पैदा हो गई है। जब तक एक बड़ा आंदोलन ये नहीं होगा, राहुल गांधी पहले कांग्रेस को सुधार लें, फिर कोई आंदोलन करें। कांग्रेस के ही लोग राहुल गांधी की नहीं सुनते हैं। ये सारी बातें हैं। धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों के संवाद का एक अलग से भी एक प्रोग्राम शुरू करें। आज हमने एक ट्रायल के तौर पे इसको देखा था। अरविंद जी सही है, बीजेपी झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की ताकत रखती है। बिल्कुल ये सच है। हमारे कंसर्न में बीजेपी है, बीजेपी पे सब लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने घर पे भी, मैं अपना घर इसलिए मानता हूं कि हम लोग चाहते हैं बदलाव के तौर पे चीजें हो।
तो हम लोग विश्लेषण भी करते हैं और कभी कभी जो हमें नहीं करना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन भी करते हैं नंदलाल यादव जी, ये चक्कर है। ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, अगर कोई संकट होता तो जनता बीजेपी को वोट क्यों करती। कल शाम से ये ड्राइंग मेमोयर में ये लाइन ले रखा है। 39 मिनट हो चुका है, कल फिर मिलते हैं किसी और विषय पे। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग बस आखिरी जो हम लोग एक नागरिक के तौर पर भी जो उम्मीद कर रहे हैं कि एक मजबूत प्रतिरोध जो है विपक्ष की तरफ से जाए, तो उसमें अभी जो कांग्रेस अपनी लाइन पे चल रही है उससे ज्यादा लग रहा है, मतलब मैं ये बतौर जनता जो है ये बात कह रही हूँ, पत्रकार से ज्यादा कंसर्न में है कि जो गठबंधन के जो तमाम दल है, खास तौर पे जिस सोशल जस्टिस की कांग्रेस अभी बात कर रही है, ऑलरेडी जो पार्टीज पहले से काम कर रही है, मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर के और उनको मजबूत करके काम कर, हाँ, उनके साथ मिल करके और उनको मजबूत करके ये ज्यादा रणनीतिक रूप से सही होगा कांग्रेस के लिए और उनके अपने उसके लिए भी, क्योंकि बात इसकी है कि आप बदलाव ला सके, सत्ता के स्तर पर बदलाव जो है वो इसी दिशा से होकर के जाएगा। अगर आप अपनी लाइन अलग ले लेते हैं उसी मसले पर, तो ये लड़ाई को कमजोर कर रहा है। हमने एक बात कही थी मनोरमा कि भारत जोड़ो यात्रा से यदि अच्छी बात है, इससे राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी बनेगी, लेकिन यदि वो हार जाते हैं चुनाव में तो वो उनकी सारा जो एक नैरेटिव बनेगा वो धुल जाएगा। इलेक्टोरल सफलता बहुत जरूरी है। मनोरमा ने जो कहा, इमरान शकील साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगले लाइन पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी एंड आरएसएस हैज डिक्लेयर्ड अ वार अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स एंड दलित्स, ये लगभग ये है ऐसा। तो चलिए, चूंकि अब समय हमारा पूरा हो चुका है, एल आर भारती कह रहे हैं बीजेपी के झूठ को उजागर करना और दुगनी ताकत से करना चाहिए कांग्रेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। तभी तो हम कल उम्मीद कर रहे थे कि इसको राहुल गांधी सिर्फ ये ओबीसी और जाति जनगणना पर हमलावर होने के बजाय उनको वो तमाम गुजरात के वो सारे जो है सबका कच्चा चिट्ठा खोलना चाहिए। चलिए, तो माफ करिएगा मनोरमा, आप चूंकि समय हो चुका है 41 मिनट, लेकिन जो मनोरमा ने कहा वो बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि अभी तो आपको जो इस मुद्दे पर काम करने वाले, पहले से काम करने वाली पार्टियां, उनकी विचारधारा है, उसके साथ तालमेल बैठाकर काम करना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे 11:10 पर किसी और विषय पर। मोस्ट प्रोबेबली पप्पू यादव को समझेंगे। शाम में मिलिए, मनोरमा का अपना कार्यक्रम है रिवर्स टॉक में। मनोरमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सबका भी बहुत